Today I am telling you about various ways of joining Indian Army as an officer. भारतीय थल सेना में अधिकारी कैसे बना जा सकता है। सबसे पहले तो कुछ जनरल कंफ्यूजन्स दूर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, ऑफिसर का यहाँ मतलब है कमीशन्ड ऑफिसर। कमीशन्ड ऑफिसर्स आर हायर लेवल ऑफिशियल्स. Their rank structure is different from that of soldiers. Soldiers are known as other ranks. ORs का जब प्रमोशन होता है तो वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स बनकर राइज करते हैं. सो दिस इज द मेजर सेग्रीगेशन विच एग्जिस्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा पॉइंट, ऑफिसर की कमीशनिंग दो में से किसी एक तरीके से हो सकती है, या तो परमानेंट कमीशन या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन. परमानेंट कमीशन का मतलब है आप अपनी रिटायरमेंट की एज तक सर्विस कर सकते हैं, पर अगर आप उससे पहले पेंशन लेकर के नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो भी आपको 20 साल तक की सर्विस तो देनी ही होगी, क्योंकि 20 साल का पीरियड कंप्लीट होने पर ही ये जॉब पेंशनेबल होगा. शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है सर्विस फॉर अ शॉर्ट स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, और अभी की पॉलिसी के हिसाब से ज्यादातर ब्रांचेस में ये टाइम पीरियड है 10 साल का. सो 10 साल की मिनिमम सर्विस तो देनी ही होगी. 10 साल के बाद 3 ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी बनती है, या तो नौकरी छोड़ दें, या फिर 4 साल का एक्सटेंशन ले लें, या फिर परमानेंट कमीशन ले लें. एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये ऑफिसर की एलिजिबिलिटी, उसकी मेरिट और अवेलेबल वैकेंसीज पर डिपेंड करता है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड एसएससी. तीसरा पॉइंट, आईएमए देहरादून में उन लोगों की ट्रेनिंग होती है जिनकी आर्मी में परमानेंट कमीशन एंट्री है, और ओटीए चेन्नई में उन लोगों की ट्रेनिंग होती है जिनकी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है. एसएससी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो पीसी ट्रेनिंग से थोड़ा कम होता है. एनडीए पुणे और ओटीए गया में जो कोर्सेज करवाए जाते हैं वो भी परमानेंट कमीशन के लिए ही हैं. इनके बारे में मैं आगे अभी वीडियो में बताऊंगी. इस वीडियो में मैं पीसी और एसएससी दोनों तरह की एंट्री स्कीम्स को कवर कर रही हूँ. ये सारी स्कीम्स बॉयज के लिए अवेलेबल है. सो दिस वीडियो इज ऑन एंट्री स्कीम्स फॉर मेन. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दीज स्कीम्स मे बी क्लासिफाइड ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ द एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ एन एस्पिरेंट. इंटरमीडिएट लेवल पर आर्मी को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, एक ग्रेजुएट आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकता है, टेक्निकल ग्रेजुएट कैसे ज्वाइन करेगा, मेडिकल ग्रेजुएट कैसे ज्वाइन करेगा, क्या पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए कोई अलग से स्कीम अवेलेबल है, and apart from all these, are there any miscellaneous entry schemes? I'll talk about all this. 10+2 वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के बारे में. एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि खड़गवासला पुणे में स्थित है. एनडीए एक जॉइंट सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की रिक्वायरमेंट को केटर करता है. एनडीए में 3 साल का कोर्स करवाया जाता है, और इस कोर्स के एंड में कैडेट को ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है, और यहाँ से आर्मी में जाने वाले कैडेट्स को आईएमए देहरादून में भेजा जाता है, जहाँ फर्दर 1 साल की ट्रेनिंग और होती है. उसके बाद कैडेट की आर्मी में कमीशनिंग होती है. अब सवाल ये उठता है कि एनडीए में एडमिशन कैसे होता है. एनडीए में एडमिशन के लिए यूपीएससी साल में 2 बार एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है. इस एग्जाम को जो पास कर लेते हैं उनको फर्दर एसएसबी फेस करना होता है. जो एसएसबी क्लियर कर लेते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और जो मेडिकल एग्जामिनेशन में फिर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है. इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर एनडीए में एडमिशन होता है. इस कोर्स के स्टार्ट होने के टाइम एक कैंडिडेट की जो उम्र है वो होनी चाहिए 16.5 से 19.5 साल के बीच, और वो अनमैरिड होना चाहिए. अब बात करते हैं टीईएस एंट्री के बारे में. टीईएस का फुल फॉर्म है टेक्निकल एंट्री स्कीम. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में पास की है. इनके एग्रीगेट परसेंटेज के बेसिस पर इन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और ये जो परसेंटेज का कट ऑफ है ये हर साल डिक्लेयर किया जाता है, जो हमेशा 70% से तो ऊपर ही होता है. जिन एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है उनका फर्दर एसएसबी होता है. जो एसएसबी को क्लियर कर लेते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो वहां फिर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है,
और इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर उन्हें कोर्स में एडमिशन दिया जाता है। इस कोर्स के स्टार्ट होने के टाइम भी कैंडिडेट की उम्र 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए और कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए। टीईएस कोर्स के लिए एक कैंडिडेट को ओटीए गया बिहार में भेजा जाता है। यहाँ पर 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग होती है और उसके बाद कैडेट को किसी एक सीटीडब्ल्यू में भेजा जाता है। अब सीटीडब्ल्यू 3 जगह पर है, एक है मऊ में, एक है सिकंदराबाद में और एक है पुणे में। सीटीडब्ल्यू में 4 साल का एडवांस कोर्स करवाया जाता है, जिसमें 3 साल की ट्रेनिंग प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है और 1 साल की पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होती है। प्री कमीशन ट्रेनिंग के बाद कैडेट को इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाती है और फिर उसकी आर्मी में कमीशनिंग होती है। अब बात करते हैं एएफएमसी के बारे में। एएफएमसी यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। अगेन जैसा कि नाम से क्लियर है, ये एक ट्राई सर्विसेज इंस्टीट्यूशन है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। एएफएमसी में वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पास की है और जिन्होंने नीट भी क्वालिफाई किया है। ये एमबीबीएस के लिए एएफएमसी में एडमिशन ले सकते हैं। जो एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें एएफएमसी इंटरव्यू के लिए भी बुलाता है और इंटरव्यू से पहले एग्जाम भी लिया जाता है और अगर वो इस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में निकल जाते हैं तो फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर मेडिकल में भी वो फिट डिक्लेयर हो जाते हैं तो फिर उनका एएफएमसी में एडमिशन होता है। यहाँ एडमिशन के लिए एक कैंडिडेट की उम्र होनी चाहिए 17 से 24 साल के बीच में और उसे अनमैरिड होना चाहिए। एएफएमसी में जो एमबीबीएस का कोर्स है वो 4.5 साल का है और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप है और यहाँ से जब डॉक्टरी की पढ़ाई करके कैडेट्स निकलते हैं तो वो फर्दर आर्म्ड फोर्सेस में मेडिकल ऑफिसर्स की तरह अपॉइंट किए जाते हैं। 50% कैंडिडेट्स को परमानेंट कमीशन मिलता है और 50% को शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। जो आर्मी में जाने वाले हैं वो आर्मी मेडिकल कोर को ज्वाइन करते हैं। अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, अब वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, आप यूपीएससी के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस में एंटर कर सकते हैं। यूपीएससी इसके लिए साल में 2 बार सीडीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। सीडीएस का फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए होता है। हम यहाँ पर आर्मी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों तरह की एंट्री स्कीम्स अवेलेबल हैं। पीसी के लिए जो एज लिमिट दी गई है वो है 19 से 24 साल और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो एज लिमिट दी गई है वो है 19 से 25 साल। दोनों के लिए ही कैंडिडेट को अनमैरिड होना चाहिए। जो कैंडिडेट सीडीएस एग्जाम में पास हो जाता है उसे एसएसबी फेस करना होता है। जो एसएसबी में पास हो जाता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और वहां जो फिट डिक्लेयर कर दिया जाता है उसे फाइनल मेरिट लिस्ट में प्लेस किया जाता है एंड देन उस लिस्ट के बेसिस पर फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। सो पीसी की ट्रेनिंग जो है वो आईएमए में होती है और एसएससी की ट्रेनिंग ओटीए चेन्नई में होती है। अब कुछ स्पेसिफिक ग्रेजुएट्स हैं जिनके लिए नॉन यूपीएससी यानी कि डायरेक्ट एंट्री स्कीम्स भी अवेलेबल हैं। ये है एक तो जैग डायरेक्ट एंट्री स्कीम और दूसरी है एनसीसी डायरेक्ट एंट्री स्कीम। जैग उन लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने एलएलबी में मिनिमम 55% मार्क्स स्कोर किए हैं। जैग पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं काफी पहले बना चुकी हूँ, आप प्लीज उसे देख लीजिएगा। एनसीसी डायरेक्ट एंट्री उन ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर किए हैं और जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, वो भी मिनिमम बी ग्रेड के साथ। और एनसीसी एंट्री के लिए जो एज लिमिट दी गई है वो है 19 से 25 साल। कैंडिडेट को अनमैरिड होना चाहिए। जैग और एनसीसी दोनों क्योंकि डायरेक्ट एंट्री स्कीम्स हैं तो यहाँ पर कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्टली एसएसबी फेस करना होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। जो फाइनली सेलेक्ट हो जाता है उसे ट्रेनिंग के लिए ओटीए चेन्नई में भेजा जाता है क्योंकि ये दोनों ही स्कीम्स शॉर्ट सर्विस कमीशन स्कीम्स हैं। पर यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि सीडीएस एग्जाम के थ्रू जो पीसी के लिए आईएमए जाते हैं उनमें
जो एनसीसी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व सीट्स भी होती हैं। टेक्निकल ग्रेजुएट्स यानी कि जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट कमीशन के बारे में। इसमें दो स्कीम्स हैं, एक है यूईएस और दूसरी है टीजीसी। यूईएस का मतलब है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। जो लोग अभी कॉलेज में ही हैं, या तो प्री फाइनल ईयर में हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट दी गई है वो है 18 से 24 साल और अनमैरिड होने की कंडीशन भी दी गई है। टीजीसी का मतलब है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। इसके लिए वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया है, जिनको बीई बीटेक की डिग्री मिल गई है। इसे अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट की कंडीशन दी गई है वो है 20 से 27 साल और अनमैरिड होने की कंडीशन भी दी गई है। यूएस स्कीम में जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू है वो कॉलेज कैंपस में ही ले लिया जाता है, लेकिन टीजीसी के लिए ऐसा कोई प्रिलिमिनरी इंटरव्यू नहीं है। वहां पर परसेंटेज के बेसिस पर एप्लीकेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और दोनों में ही कैंडिडेट को एसएसबी और मेडिकल एग्जामिनेशन तो फेस करना ही होगा और उसके बाद में ट्रेनिंग के लिए इन्हें आईएमए में भेजा जाता है। टेक्निकल ग्रेजुएट्स यानी कि इंजीनियर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री स्कीम भी होती है। इस वैकेंसी के निकलने पर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं और अगर उन एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो फिर उनका एसएसबी और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सो सिलेक्शन प्रोसेस वही है। यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो भी है 20 से 27 साल और उन्हें अनमैरिड होना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग के लिए इन्हें ओटीए चेन्नई भेजा जाता है। एएफएमसी से एमबीबीएस कैसे किया जा सकता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एएफएमसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां पर मेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं। नाउ दिस कॉलेज कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ एएफएमएस। एएफएमएस का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। ये एक ट्राई सर्विसेज एस्टैब्लिशमेंट है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन तीनों में ही मेडिकल अपॉइंटमेंट्स और वैकेंसीज को हैंडल करना इसका काम है। जो लोग एएफएमसी से एमबीबीएस करते हैं वो तो एएफएमएस के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर ही सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने सिविल से डॉक्टरी की पढ़ाई की है, अब वो चाहे ग्रेजुएट्स हों या पोस्ट ग्रेजुएट्स, अगर उनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन है तो वो भी एएफएमएस के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जब भी एएफएमएस की तरफ से वैकेंसीज निकलती हैं तो मेडिकल प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो अपर लिमिट दी गई है एज की वो है 45 years एंड हियर सर्टेनली मैरिज इज नॉट अ बार। जो एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए मेडिकल ऑफिसर्स का एक बोर्ड बैठता है। जो डॉक्टर्स इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और वहां जो फिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है एंड सिलेक्शन होने पर इनकी जो बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है वो एएमसी सेंटर लखनऊ में होती है। यहाँ से आर्मी को ज्वाइन करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से या तो आर्मी मेडिकल कोर को ज्वाइन करते हैं या फिर आर्मी डेंटल कोर को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफिक बात मैं आपको बता देती हूँ कि इन मेडिकल ऑफिसर्स की जो एंट्री है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री होती है एंड यहाँ पर एसएससी का जो इनिशियल पीरियड है वो है 5 years which is extendable by another 5 years and thereafter again extendable by 4 years. जिन लोगों के पास बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री है वो आरबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो एज लिमिट दी गई है वो है 21 से 32 साल। दे कैन बी मैरिड, दे कैन बी अनमैरिड, देयर इज नो सच इशू। लेकिन सिलेक्शन के लिए एसएसबी और मेडिकल एग्जामिनेशन तो है ही। सिलेक्शन के बाद में इनकी ट्रेनिंग आरबीसी सेंटर मेरठ में होती है और ये ट्रेनिंग सिर्फ 3 महीने के लिए होती है। पोस्ट ग्रेजुएट्स यानी कि जिन लोगों ने एमए, एमकॉम, एमएससी या एमसीए या एमबीए इस तरह की डिग्री ले रखी है उनके लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। आर्मी एजुकेशन कोर में इनके लिए वैकेंसी निकलती है और इस वैकेंसी के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र कोर्स स्टार्ट होने के टाइम 23 से 27 साल के बीच में हो
और जिन्होंने अपनी डिग्री फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन में पास की हो। मैरिज इज सर्टेनली नॉट अ प्रॉब्लम हियर। कैंडिडेट कैन बी मैरिड, कैन बी अनमैरिड। जो एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका एसएसबी होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो फाइनली सिलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग आईएमए में होती है, बिकॉज इट इज अ परमानेंट कमीशन एंट्री। टेरिटोरियल आर्मी रेगुलर आर्मी का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें एडहॉक टाइप का रिक्रूटमेंट होता है। ये एक पार्ट टाइम जॉब वाला कॉन्सेप्ट है। कोई भी सिविलियन जो ग्रेजुएट है और गेनफुली एम्प्लॉयड है वो टीए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। अब वो चाहे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयड हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयड हो या उसका अपना बिजनेस या प्रोफेशन हो, दैट डजंट मैटर। हाँ, उसकी जो एज है वो 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स वो शादीशुदा हो सकता है। जो एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हैं उनका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है और इंटरव्यू भी लिया जाता है। जो इस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में पास हो जाते हैं उनका एसएसबी होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी आर्मी में कमिश्निंग होती है। कमिश्निंग के बाद इनकी ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग है। पहले 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आगे चल करके 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, फिर और आगे चल करके 3-3 महीने की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। इस टाइम पीरियड के दौरान इंडिविजुअल जो आर्मी में रहता है या जितना भी वक्त वो आर्मी में सर्विस देता है वो उसकी एम्बॉडीड सर्विस मानी जाती है और उसके लिए उसे सैलरी मिलती है। बाकी समय वो अपना सिविल में काम कर सकता है। पे, पर्क्स, प्रमोशन उसी तरीके से होता है जैसे कि रेगुलर आर्मी में होता है। और अगर फिजिकल एम्बॉडीड सर्विस 20 साल तक हो गई है तो फिर उसे पेंशन भी मिल सकती है। सो ज्वाइनिंग आर्मी एज ए टेरियर इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर एक व्यक्ति एक सिविलियन की तरह भी रह सकता है और आर्मी पर्सनल की तरह भी रह सकता है। आज के वीडियो में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है और बहुत ही ब्रीफ में बताने की कोशिश की है, लेकिन जो अप्लाई करेंगे उनके लिए डिटेल्स को जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ सीनियरिटी या एंटीडेट सीनियरिटी को लेकर के क्या रूल्स हैं, या हो सकता है एलिजिबिलिटीज में कुछ चेंजेस लाए जाएं। To know these kinds of nitty-gritties, it is important to read the latest official notification. अब कौन सा डिपार्टमेंट किस वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन इश्यू करता है, उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट कौन सी है, ये इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वैसे जो भी वैकेंसीज निकलती हैं वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में तो पब्लिश होती ही हैं, इसके अलावा जितने भी लीडिंग नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी पब्लिश की जाती है। आज के वीडियो में मैंने जो भी एंट्री स्कीम्स कवर की हैं उनमें से कौन सी स्कीम्स लेडीज के लिए भी ओपन है एंड उनके अलावा और कौन सी स्कीम्स लेडीज के लिए हैं, ये मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।